अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हमने एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। तो जहाँ भी एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि हीट उस प्रोसेस में कांस्टेंट रहने लगी है। तो हीट कांस्टेंट रहने के प्रोसेस के लिए एक फैंसी सा नेम दे दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जहाँ भी एडियाबैटिक प्रोसेस आएगा यानी जो डेल्टा क्यू है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल हीट और फाइनल हीट आपके पास जितनी भी वैल्यू है हीट की, Q1 Q2 Q3, वो सब एक ही वैल्यू आएगी। तो जब अगर उसकी एक ही वैल्यू यानी 5 है तो आप 5 माइनस 5 करो तो वो ज़ीरो ही आएगा। ओके, तो डेल्टा क्यू जो है इस प्रोसेस में ज़ीरो हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है, और हमने उसको इंसुलेटिंग वॉल में रखा हुआ है, यानी एक कंटेनर है जिसके इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, यानी वो वुड का कोई कंटेनर हो गया, उसको हमने ऊपर से ढका हुआ है, उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं जो इंसुलेटिंग सरफेस में होते हैं हमारे पास, वो आएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इस गैस के अंदर जितनी भी हीट मौजूद है, क्या वो बाहर निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो यहाँ पर हीट कांस्टेंट रहने लगी है क्योंकि हीट बाहर नहीं मूव कर सकती। ओके, इस ग्राफ इस प्रोसेस में हमारे पास जो ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ, वो एक इसी तरह कर्व लाइन की फॉर्म में आता है, लेकिन वो जो कर्व लाइन है वो काफ़ी स्टीप होती है। ओके, हमारे पास जो आइसोथर्मल में ग्राफ आया था वो इतना स्टीप नहीं था, लेकिन इसमें जो हमारे पास लाइन आती है, कर्व लाइन, वो थोड़ी उठी हुई होती है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, ये जो बैरिक लफ्ज़ है ना, ये बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि प्रेशर को मेजर करता है। तो ये उस बार से निकले, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आइसोबैरिक है। आइसो का मतलब सेम और बैरिक का मतलब प्रेशर से रिलेटेड। और हमने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ, जिसमें बताया जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर को कांस्टेंट रख के V और T का रिलेशन देखा जाता है, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखा जाता है कि वो क्या आपस में हमें रिलेशन क्या है उसके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। आपने एक कंटेनर के अंदर गैस रखी है 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा है, प्रेशर नहीं हम छेड़े, उसको 1 ATM पे ही रखा हुआ है। नीचे से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पहले 30 था, फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। उससे क्या होगा कि वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा, और जायज़ सी बात है कि जो गैस है वो एक्सपैंड करेगी। जब आप उसको ज़्यादा हीट अप करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अपार्ट मूव करना चाहेंगे और एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो पहले 5 था, उसके बाद 15 हो गया। इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। जो इसका पीवी ग्राफ बनेगा ना, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर को आप 1 ATM ले रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है जो मूव किए जा रहा है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। पहले वो 5 हो गया, पहले वो 5 था, फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 15, फिर 20, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहने लगा है। प्रेशर हमारे पास 1 ATM है और वो उसी लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस थे जिसके बारे में तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एग्जांपल भी है चार्ल्स लॉ की। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसो यानी सेम, और कोरिक जो है ये हमने वॉल्यूम के लिए लिया है। तो सेम वॉल्यूम पे जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो आइसोकोरिक होते हैं। एग्जाम्पल में इसकी ये है कि आपके पास एक कंटेनर है और आप उसके ऊपर कैप दे दो, आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस आ गया। बच्चों देखो, गैस, उसको जो भी कंटेनर मिलेगा ना वो उसका वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस का भी वही वॉल्यूम होगा, वो पूरे कंटेनर में फैली हुई होगी, ठीक है। बेशक छोटा सा कंटेनर है, बेशक बहुत बड़ा कंटेनर है। तो अभी इस कंटेनर का हमारे पास वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो गैस का वॉल्यूम भी 20 सेंटीमीटर क्यूब ही रहने लगा है, और इसमें कोई मास का ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि आपने
कैप दिया हुआ है तो कोई गैस अब मूव नहीं करेगी, कोई गैस जो है वो बाहर नहीं मूव कर सकेगी, तो इसमें मैस का कोई ट्रांसफ़र नहीं होता और मैस कांस्टेंट रहने लगा है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहने लगा है। इसके ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। इसका जो पी वी ग्राफ है ना, वो इस तरह बनता है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। अब वॉल्यूम अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब पे है यहाँ पर, तो वो 20 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, और उसके कंपैरेटिवली, उसके रिस्पेक्टिवली प्रेशर ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले 1 ATM, फिर 2 ATM, फिर 4 ATM। 4 ATM पे भी वॉल्यूम क्या था, 20 सेंटीमीटर क्यूब। 8 ATM पे भी हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक वर्टिकल लाइन बनती है, जबकि यहाँ पर प्रेशर सेम होने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और वी दोनों चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत फास्टली चेंज हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ी में चेंज हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आइज़ोथर्मल प्रोसेस, जो कि बहुत स्लोली और यानी जो कि इतना स्टीपली इसका कर्व, अच्छा, और इसका कर्व इतना स्टीप नहीं बनता, ठीक है। और आइज़ोथर्मल में एक बात ये होती है कि हमें कंडक्टिंग वॉल चाहिए होती है ताकि टेम्परेचर बाहर और अंदर का सेम हो, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक इंसुलेटिंग वॉल होती है। इंसुलेटिंग वॉल इसलिए कि बाहर और अंदर के टेम्परेचर जो है वो ट्रांसफ़र ना हो और हीट अंदर ही रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ आई होगी जितना भी हमने अब तक पढ़ा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।